नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। जब किसी शहर का विकास होता है, जब किसी शहर में विकास को मुकम्मल करने की कहानी लिखी जाती है, उसमें एक अहम योगदान होता है रियल एस्टेट सेक्टर का। जब बात रियल एस्टेट सेक्टर की आती है तो एडवाइजर की एडवाइस भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जितना कि हम अपने घर बनाने में किसी आर्किटेक्ट से एडवाइस लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। प्रताप सिंह अहलावत जी, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ प्रांशी इंफ्रा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा सर कि सबसे पहले अपने बारे में बताएं और अपने काम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम प्रताप सिंह अहलावत है। मैं फाउंडर हूँ प्रांशी इंफ्रा एडवाइजर्स का। बेसिकली हमारा काम है कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराने का। जैसे हमारे नाम से ही पता लगता है एडवाइजर्स, तो हम जो क्लाइंट्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, होम बायर्स हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि अपनी जो इम्पोर्टेंट मनी है, हार्ड अर्निंग मनी है, उसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली उनका एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं कि कम से कम पैसे में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा टाइम पैसे लगाने का है, कौन सा टाइम पैसे निकालने का है। अब ऐसे में एक बात करते हैं रियल एस्टेट में, हर एक एडवाइज़र के लिए, कंसल्टेंट के लिए जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनका एक सेंटर ऑफ वर्क होता है। तो आपने अब इस मार्केट में कोर रूप में बात अगर करें तो नोएडा को ही क्यों चुना, और नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, फ्यूचर के लिए आप क्या सोचते हैं? नोएडा चुनने का पहला तो इरादा ये था कि एक्चुअली जनरली इंसान क्या काम करता है, जहाँ से स्टडी करता है वहीं से अपना काम करना स्टार्ट करता है। बिल्कुल सही बात। तो मेरी पढ़ाई नोएडा से हुई है। मैं ग्रेटर नोएडा के कॉलेज से मैंने एमबीए करा है। तो मैंने पहले तो यही था कि नोएडा से अपनी शुरुआत करूं। बट जब नोएडा के अंदर मैंने पहले जॉब करनी स्टार्ट करी रियल एस्टेट में, अपनी कंपनी खोलने से पहले, तो मुझे एक्चुअल रियल एस्टेट समझ आने लगा और एक्चुअल नोएडा की ग्रोथ समझ में आने लगी। तो जितनी लैंड बैंक नोएडा के पास है, अगर स्पेशली मैं बात करूं आपका यमुना एक्सप्रेसवे की, बहुत ही कम सिटीज में इतना बड़ा लैंड बैंक किसी सिटी के बराबर में ही है। जनरली क्या होता है, सिटी है, सिटी के बाद फिर आपका एकदम सटा हुआ लैंड बैंक नहीं होता, बहुत बाहर निकलने के बाद होता है। तो हमारे पास मेन सिटी के पास में इतना लैंड बैंक है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं अपनी ला सकती है, जो कि ला भी रही है। जैसे कि आपका एयरपोर्ट है, तो कोई साधारण एयरपोर्ट नहीं आ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। फिल्म सिटी बन रही है, तो पूरे इंडिया नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की नोएडा के ऊपर हैं। और नोएडा एक ऐसा सिटी है जिसे हम बेसिकली फाइनेंशियल कैपिटल भी कह सकते हैं इस टाइम पे यूपी गवर्नमेंट की। तो यूपी गवर्नमेंट का पूरा जो नोएडा के ऊपर है, जिस किसी गवर्नमेंट का ही जोर किसी सिटी के ऊपर हो, तो हमारे लिए तो बेस्ट रहेगा ही वहाँ पे काम स्टार्ट करना। और आने वाले समय में तो और ज्यादा बढ़ेगा बल्कि। अब ऐसे में नोएडा में जैसा कि आपने बताया कि लैंड बैंक बहुत ज्यादा है, और साथ ही अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की डेवलपमेंट पिछले कुछ समय में एक रैपिड इनहेंस इसमें हमने देखा है। और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर सर आप देखते हैं? रियल एस्टेट के योगदान के साथ मैं बात कर रहा हूं, रियल एस्टेट का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देता है? देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए रियल एस्टेट का हमेशा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। तो वैसे ही अगर हम किसी प्रदेश की भी इकोनॉमी को आगे लेके जाना चाहेंगे तो रियल एस्टेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा ही। अब जैसे ये हमारा जो नोएडा जो ग्रोथ कर रहा है, उसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है। प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, शायद उस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं कर रही थी, योजनाएं बन रही थी बट इतनी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। बट यूपी गवर्नमेंट में हमें क्लियरली देखने के लिए मिला है, अगर योजनाएं बनी हैं तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट भी हुई हैं। एयरपोर्ट कोई यूपी की जो गवर्नमेंट है योगी जी की, उनका प्लानिंग नहीं थी, प्रीवियस गवर्नमेंट्स की प्लानिंग्स थी, बट इन्होंने अपने कार्यकाल में उसे पूरा किया। फिल्म सिटी को उसी कार्यकाल में पूरा किया। जिन जैसे अधिकारियों से हम बात करते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर पहले कोई भी प्लानिंग होती थी तो कागजों में खत्म हो जाती थी। आज के टाइम कागजों के आने के बाद कई बार अधिकारियों को 48 घंटे भी काम करना पड़ जाता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इंटेंट जो इस टाइम गवर्नमेंट का है वो बहुत अच्छा है। उसी के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ऊपर बहुत सारी चीजें बन रही हैं। जैसे डीएमआईसी ग्रेटर नोएडा के अंदर बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसे बहुत तेजी से काम चल रहा है। एयरपोर्ट का 30 अक्टूबर को इनोग्रेशन होने वाला है, तो स्पीड से काम चल रहा है, स्पीड से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टर्स ज्यादा होंगे तो ग्रो करेगी। अब रियल एस्टेट में क्योंकि इंटरेस्ट है आपका, एडवाइजर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं आप, और प्रांशी इंफ्रा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है सर, कहाँ से ख्याल आया कि कंपनी बनाते हैं, इस सेक्टर में नाम बनाते हैं? देखो, एमबीए करी थी, तो एमबीए करते हुए सबको लगता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है।
पर इतना बनना आसान नहीं होता, पहले काम सीखना चाहिए। स्ट्रगल भी बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आप लोगों ने बहुत बार मार्केट में देखा होगा कि लोग ब्रोशर बांटते हैं मार्केट के अंदर जाके, तो मेरी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। एक्स कंपनी से मैंने काम करना स्टार्ट किया था, पहले ट्रेनिंग था तो रोड पे खड़े होकर ब्रोशर्स बांटे हैं। उस जगह से लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक की मीटिंग देखी है, गवर्नमेंट्स की बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर बैठ के चीजें देखी कैसे बनती कैसे नहीं बनती। 3 साल तक लगातार रियल एस्टेट को सीखा है। उसके बाद फिर मुझे लगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर या रियल एस्टेट के अंदर जिन्हें मैं चेंज कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। अब क्योंकि अब ऐसे में आपकी कंपनी है प्रांशे इंफ्रा एडवाइजर, आपके पास बात अगर करें जब रेजिडेंशियल कोई खरीदने के लिए आता है प्रॉपर्टी, कोई रेजिडेंट अपने रेजिडेंस के लिए, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहती हैं कि भाई आप अपने ग्राहक की किन प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं और ज्यादा डिमांड किस प्रॉपर्टी की है, या फिर उसमें बात हम करें मिड सेगमेंट की, अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए, फिर लग्जरी अपार्टमेंट्स की बात कर लें। तो अभी जो रियल एस्टेट चेंज हुआ है पिछले 1 साल में, तो अभी लग्जरी का बोलबाला है। अब से 1 साल पहले हम जाते थे तो मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग का बोलबाला था, बट पिछले 1 साल में जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, उनके सीईओ ने आके नोएडा में रहना स्टार्ट करा है और गुड़गांव कुछ ज़्यादा ही ऊपर निकल गया, तो नोएडा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लॉन्चेस आए हैं, जैसे अभी ट्रम्प टावर जो कि ट्रिविया कंपनी का है, बहुत अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। जैकब एंड को, मैक्स बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज बना रहा है, एलएनटी का रेरा आ चुका है, तो बड़े बड़े डेवलपर्स अच्छी प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं और जिस दिन का रेरा आता है उसके 5 से 6 दिन के अंदर प्रॉपर्टी सोल्ड आउट भी हो जाती हैं। तो आज के टाइम में लग्जरी की ज़्यादा डिमांड है। बट अगर हम बात करें कि हम क्लाइंट्स को कैसे देखते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को कैसे देखते हैं, तो हमारा काम है सही एडवाइस करने का। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट के पास फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए हैं, तो 2 करोड़ रुपए एक ही प्रॉपर्टी में लगा के उन्हें बेकार ना करे। अगर उस प्रॉपर्टीज के अंदर वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प लेके, कुछ रेंटल इनकम्स खड़ी करके 2 से 3 प्रॉपर्टीज बना ले और उसका पोर्टफोलियो एक अच्छा बने, एक अच्छी सपोर्टिंग रेंटल इनकम उसकी खड़ी हो जाए, तो हमारा बेस फोकस वो रहता है। अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है सर, तो आपकी एडवाइस क्या उनके लिए रहती है? और आपके मन में सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर आपके पास आया कि उन्हें अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है एक पॉजिटिव वे में, और साथ ही साथ अब उनको उसके बाद प्रॉफिट की एक एक्सपेक्टेशन तो रहती ही है। जब किसी एडवाइजर के थ्रू हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो एक प्रॉफिट की जो एक आकांक्षा हमारे मन में रहती है, तो आप सलाह देने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मनी अमाउंट कितना है और किस सेक्टर में इन्वेस्ट करवाना है, क्या एडवाइस आपके रहती है, कौन कौन से फैक्टर पर ये बेस्ड रहता है? देखो, जब जैसे हम इन्वेस्टर के साथ बैठते हैं, सबसे पहले हम हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बेसिक होते हैं कि आपका बजट क्या है, क्या चीज आपके दिमाग में चल रही है, क्या आप रेंटल इनकम देखने के लिए आए हैं, या आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हैं कि मुझे एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, या आप एंड यूजर हैं। अगर आपको अपना घर ही चाहिए तो उन्हें हम फाइनेंस के साथ जाने की सलाह देते हैं कि आप फाइनेंस के साथ हेल्प लो, एक अच्छा मकान लो और शिफ्ट हो जाओ। बट अगर आप कहीं भी ये सोच रहे हैं कि मुझे छोटी सी रेंटल इनकम खड़ी करनी है, तो हम उसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए जाना है तो हम खाली लैंड लाइक प्लॉट्स, अथॉरिटीज के आते हैं, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स अपने टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स लेके आते हैं, तो फिर प्लॉट्स में जाने का ऑप्शन देते हैं। तो जैसी डिमांड होती है वैसी चीजें हम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आके हमसे बोलते हैं कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उन लोग गाइड करते हैं कि कभी भी एक्स्ट्रा पैसा बैंक से लेके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर मत करो। जितना सरप्लस आपके पास पड़ा हुआ है उसी को आप इन्वेस्ट करो, उस पर एक अच्छा रेंटल इनकम कमाओ, वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आपने अभी जिक्र किया कमर्शियल प्रॉपर्टीज का, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट किस तरीके से आप करते हैं कमर्शियल के अकॉर्डिंग? सर, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेसिकली कंप्लीटली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज है, क्योंकि इनकी जो ROI होती है वो 6 से 8% की होती है। मतलब आपके किसी क्लाइंट की अगर डिमांड है कमर्शियल प्रॉपर्टी की और किसी क्लाइंट की डिमांड है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, तो कौन कौन से फैक्टर पर आप डिफरेंशिएट करते हैं अपनी एडवाइस को? उनके बजट पे। अगर कोई बंदा मुझसे रेजिडेंशियल बोल रहा है तो पहले हम ऑब्वियसली देखेंगे उसका घर कहाँ पड़ेगा, उसकी जॉब कहाँ पे है, कैसे वो आसानी से आ जा सकता है, क्योंकि घर लेना 1-2 महीने ठीक लगता है, लगातार जॉब पे आना जाना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो उसकी प्रेफरेंस और लोकेशन हम चेक करते हैं, लोकेशन हमारा फैक्टर होता है रेजिडेंशियल्स में। बट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, कोई अच्छे बजट का आदमी आता है तो उसे रिटेल का ऑप्शन देते हैं, कम बजट के लोग आते हैं तो हम ऑफिस स्पेस का ऑप्शन देते हैं, जो कि नोएडा के अंदर बहुत ही बढ़िया आज के टाइम में ऑफिस के अंदर ROI निकल के आ रही है। अब जैसे बात हम करें रेरा की कुछ गाइडलाइंस होती हैं प्रॉपर्टीज को लेकर या फिर रियल एस्टेट को लेकर, किस तरीके से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जो रेरा के रूल एंड रेगुलेशंस उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए? देखिए सर, अब तो रेरा ही अपने आप में बहुत ज़्यादा
अग्रेसिवली काम कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी नई चीजें निकाल रहा है। जैसे कि हम जैसे एजेंट्स जो हैं, हमारे लिए ट्रेनिंग उन्होंने प्रोविजन निकाला है। अभी सिर्फ यूपी गवर्नमेंट और आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये दो ही गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जब वो किसी एजेंट को रेरा देती हैं तो उससे पहले 4 दिन का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कराती हैं, प्रॉपर अपने एजेंट्स को पढ़ाती हैं, उन्हें बताती क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रोविजंस नहीं है, तो हमें अच्छी नॉलेज होती है। उसी तरीके से हम भी जब हमारा क्लाइंट बैठता है उन्हें चीजें बताते हैं सर कि अगर आपकी राइट्स क्या हैं, बायर्स के राइट्स क्या हैं, अगर कोई बिल्डर आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप किन राइट्स के लिए जा सकते हो। बहुत से लोग हैं जो बचते हैं, अगर किसी कारण कुछ भी मिसकम्युनिकेशन में बिल्डर ने कुछ गलत कर दिया तो केस करने डरते हैं, कौन कोर्ट कचहरी का चक्कर देगा। उन्हें गाइड करते हैं कि रेरा के अंदर कहीं कोर्ट कचहरी नहीं है, सब कुछ आपका वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग पे ही होना है, आसान है, आप केस फाइल भी कर सकते हैं। तो इस छोटी छोटी बारीकियों से हम गाइड करते हैं। आपके स्ट्रगल का जिक्र सर आपने शुरुआत में किया, एक क्वेश्चन मेरा इसे लेकर रहेगा। जब स्ट्रगल आपका चल रहा था, जैसा आपने बताया कि रोड पर खड़े होकर ब्रोचर बांटने से लेकर हाई लेवल मीटिंग्स तक आपने देखी हैं, ये एक स्ट्रगल का हिस्सा, और स्ट्रगल की ये पहचान भी रहती है कि एक एक सीढ़ी कर आप चलते जाते हैं, अपनी मंजिल तक बढ़ते चले जाते हैं। और सवाल सर मेरा यही है कि नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर को आपने बेहद करीब से देखा है ग्रो होते हुए, जब शायद इतना बोलबाला भी नोएडा में रियल एस्टेट का नहीं था, शायद जब से ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में, और पहले के मुकाबले अब रियल एस्टेट कितने % की ग्रोथ कर रहा है, और साथ ही आने वाले 5 से 10 सालों में कहां देखते हैं नोएडा के रियल एस्टेट को? आज के टाइम में बेस्ट रियल एस्टेट है, जो टाइम चल रहा है अगले 5 साल तो नोएडा का बेस्ट पीरियड है। जितने इन्वेस्टर्स हैं आंख बंद करे किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज में पैसा लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज 4 से 5 गुना हुई है पोस्ट पेंडेमिक्स। आज के टाइम में प्रॉपर्टीज की जो दिक्कतें थी प्रीवियसली, ऐसा बताया मैंने देखा है बहुत करीब से, तो रेरा आने से पहले 14 साल 15 साल भी गारंटी नहीं होती थी प्रॉपर्टी की डिलीवरी होने की। आज के टाइम में 5 साल का टाइम रेरा एक बेसिक टाइम देता है प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज नोएडा के अंदर ऐसी जो 2.5 साल 3 साल में ही कंप्लीट होने लगी हैं। तो इससे इन्वेस्टर्स भी बहुत खुश है और आपका बिल्डर्स भी बहुत खुश है। अब क्योंकि अब लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि डिजिटल इंडिया उन्हें बनाना है, और आजकल बात अगर करें तो सभी डिजिटल फ्रेंडली होना चाहते हैं, या फिर हो रहे हैं, या फिर इस प्रोसेस में हैं। तो अब जैसा कि आपकी कंपनी है प्रांशु इंफ्रा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, तो आप इस डिजिटल युग में किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं अपने काम को आगे बढ़ाने में? एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा सौगात हमें गवर्नमेंट ने दी है। हाँ। और जिस तरीके से युवा अवेयर भी हुआ है आपका डिजिटल चीज़ों से, तो काम भी बड़ा आसान हो गया है। हमने तो कभी वो फेस नहीं किया, पर जो हमारे सीनियर्स थे उनसे हम सुनते थे कि हाँ। कभी के टाइम में क्लाइंट्स को कॉल किया जाता था, लैंडलाइन नंबर होता था, लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया, कॉल करके उन्हें प्रॉपर्टी पिच करी, प्रॉपर्टी बताई, वो अंकल प्रॉपर्टी देखने के लिए निकल गए हैं, बट अब उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो उन्हें कांटेक्ट करे कैसे कि आप साइट पे पहुंच रहे हैं। तो बड़ी दिक्कतें आती थी, वो जहां एड्रेस देते थे कि फला फला बस स्टैंड में आपको मिलूंगा, वहां खड़ा होकर वेट करना पड़ता था। हाँ। उसके ओले से पहचानना पड़ता था। वहां से लेके आज का कल जो हम AI से बैठ के पूछ लेते हैं प्रॉपर्टीज कैसी हैं, तो हम उस तरीके से हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे पहले SEO चलता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आज के टाइम में उससे ऊपर जा चुकी है टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में आपका AI से लोग पूछने लगे हैं, तो AI जैसे सर्च इंजन काम करता है वैसे AI काम करता है, तो हमारा काम भी AI के ऊपर चल रहा है। हम कॉलिंग्स में भी इन फ्यूचर में AI को लाने का विचार में, हमारे टेस्टिंग्स भी चल रहे हैं उसके ऊपर। तो ग्रेटर नोएडा, फिर नोएडा का जिक्र जब हम करते हैं तो हमारे जहन में आती हैं ऊंची इमारतें, तेजी के साथ बढ़ता हुआ एक शहर जो कि अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए लगातार सरपट दौड़ रहा है। और चुनौतियां क्या क्या हैं सर इस सेक्टर में? सर चुनौतियां हैं यहाँ के लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ। बहुत ही कम लोगों का इंटेंट अच्छा नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो प्योर हार्टेडली काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग इन्वेस्टर्स की बड़ी मनी देखते हैं, उस मनी को गलत जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चुनौतियां तो अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए भी, पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो कभी देखते ही नहीं है कि जो हमारा होम बायर है, इन्वेस्टर है, उसका क्या बेनिफिट होगा, उसे अपनी बकेट में, अपनी किटी में कैसे जोड़ सकते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक डील में कैसे चीजें निकाल लें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और सेकंड चैलेंज ये है कि इन केस अगर जो पॉलिसीज चल रही हैं, जिन गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बनाई हैं, अगर ये चीज़ें पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। एक दो ही छोटे चैलेंज आते हैं, उससे लगता है अभी फिलहाल तो कोई चैलेंज मार्केट के अंदर नहीं है। अब आज के दौर में रियल एस्टेट केवल एक बिजनेस का ही नहीं बल्कि एक भरोसा, एक रिलेशनशिप, एक क्लाइंट और एक बायर के बीच में रहता है। क्योंकि जब भी कोई घर खरीदता है प्रताप सिंह जी, तो एक बहुत भरोसा होता है क्लाइंट पर, एजेंट पर, जो कि बीच में है। उस पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत है। और ये भरोसा सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करते हैं?
कौन कौन से कदम आपकी तरफ से उठाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से वो काम आप करते हैं जिससे आपके बायर्स आप पे आंख बंद करके भरोसा कर सके कि वो अगर प्रांशीय इंफ्रा एडवाइजर से कोई एडवाइस ले रहे हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी को बाय करने में कोई सजेशन ले रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं है, वो काम का है? हम सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करते हैं। हम क्लाइंट की बुकिंग उठाने के बाद उसका कोई भी पैसा बैंक में जब जाता है, बिल्डर के पास तब जाता है जब हमारा जो एसोसिएट है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे साथ काम कर रहा है, वो हमें एक पेपर ला के देगा और वो सब कुछ बताएगा कि उसने उस डील के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। हम वही चीज़ों का इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट से लेते हैं कि क्या सर आपको ये चीज़ें मिली हैं, इससे अलग कोई आपको गलत कमिटमेंट तो नहीं हुई है। जब केवाईसी कॉल के ऊपर वो चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि हाँ जी मुझे ऐसा ही मिला है, ये सब चीज़ फेयर है, और उन सब चीज़ों को हम एक बार बिल्डर से दोबारा से पूछते हैं कि सर ये चीज़ ओके होंगी कि नहीं होंगी। जब ये तीनों चीज़ हमारी पूरी हो जाती हैं तभी हम किसी क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, उससे पहले हम इन्वेस्ट नहीं कराते, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और एक अच्छा इंटेंट ही आज के टाइम में बायर और हमारे बीच का मेन स्तंभ है। सर, जब किसी भी सेक्टर को लेकर हम बात करते हैं, स्पेशली बिजनेस सेक्टर में, क्योंकि अब रियल एस्टेट एक बिजनेस का भी बहुत बड़ा माध्यम है। अब लोगों को अपने घर की चाह होती है, रियल एस्टेट के माध्यम से वो अपने घर को ढूंढते हैं, लेकिन एक बिजनेस का भी एक सोर्स है और हर एक सेक्टर में फेजेस होते हैं। एक स्टार्टिंग फेज होता है, एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, एक बूम फेज होता है जिसमें बेहद तेज गति के साथ कोई भी बिजनेस, कोई भी सेक्टर ग्रो करता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास का ये पूरा इलाका यमुना एक्सप्रेसवे से लगता हुआ भी, और मुझे लगता है क्या जेवर एयरपोर्ट के इस एरिया में इंट्रोड्यूस होने के बाद एक बूम फेज चालू हुआ इस एरिया में? सब बूम तो पिछले 3 साल से ही है, बहुत अच्छा बूम है और ये बूम हमें दोबारा देखने के लिए मिलेगा 30 अक्टूबर के बाद। हाँ, जब सेकंड उसका लॉन्च और हो जाएगा कि सेकंड रनवे हम और बनाने वाले हैं और फिल्म सिटी का काम चल रहा है। जैसे चीज़ें और बन के आएंगी तो और बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं जो कनेक्ट कर दिए गए हैं जेवर से, उनका काम चलेगा, वो कनेक्ट होते जाएंगे, ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँच पाएंगे। उसके बाद बुलेट ट्रेन की प्लानिंग्स हैं, RRTS को जो मेरठ से लेके आए हैं पूरा जेवर तक कनेक्ट करने की बातें हैं। अगर पूरी होंगी तो बूम तो बहुत अच्छा आएगा। उसका बहुत सिंपल सा कारण है, अब तक जो इन्वेस्टर्स थे वो दिल्ली के थे, क्योंकि हम दिल्ली और नोएडा बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। तो दिल्ली का आदमी आके यहाँ पैसे लगा रहा था, बट जब हम अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन के थ्रू जोड़ देंगे, उधर से हम पूरे वेस्ट यूपी को बुलेट RRTS के थ्रू जोड़ देंगे, बढ़िया एयरपोर्ट की कनेक्टिविटीज होंगी तो बहुत बड़ी FDI भी हमारे पास आएगी। एक अट्रैक्शन तो था नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इन्वेस्टर्स के मन में एक अट्रैक्शन का पॉइंट तो था ग्रेटर नोएडा और नोएडा, लेकिन जेवर एयरपोर्ट ने इस अट्रैक्शन को और ज्यादा सेंट्रिक कर दिया है मुझे लगता है। क्योंकि इससे पहले IGI बनने के बाद गुड़गांव की ग्रोथ लोगों ने देखी है। बिल्कुल सही बात तो हाँ। उन्हें एग्जाम्पल देने की नीड ही नहीं पड़ती, उन्हें पता है कि एयरपोर्ट कितना बड़ा अपने आप में ही चीज है। हाँ। क्योंकि देखो मेन चीज कनेक्टिविटी है। हाँ। जब तक कनेक्टिविटी थी नहीं तब तक तो कुछ भी नहीं होता ना। कम्युनिकेशन है तो सब चीजें हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रोड से हो। तो आज के टाइम में जब हमारे एयरपोर्ट बनेगा, 6 रनवे बनेंगे, देश विदेश से यहाँ के लोग आएंगे, रुकेंगे, आसपास के डेवलपमेंट्स देखेंगे, तो पैसा लगाएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी आगे। बिल्कुल। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, फॉर एग्जांपल मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं सर, और क्योंकि प्रांशीय इंफ्रा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आप चलाते हैं, एडवाइस भी लोगों को करते हैं, कंसल्टेंसी में आप काम करते हैं, तो उस समय कभी कभी, क्योंकि ये फील्ड में एक कड़वी सच्चाई भी है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो एक एजेंट होता है, लोगों के मन में कभी कभी ये गलतफहमी रहती है, कोई भी घर खरीदने जाता है कि हमें केवल पॉजिटिव बातें बताई जाएंगी और नेगेटिव एस्पेक्ट ये डील होने के बाद वो खुद फेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था, तो भाई हमें क्यों डिस्कस नहीं किया गया। तो आप क्या ट्रांसपेरेंसी? सर आपने मुझसे यही पूछा था कि चैलेंजेस क्या क्या है। हाँ। और वही आपने दोहरा दिया कि यही चैलेंजेस हैं, उन्हीं के ऊपर हम काम करते हैं। क्योंकि जो मैंने KYC कॉल्स और क्लाइंट से बात 3 से 4 बार टच करने की बात बोली है, हम उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, डील हो या ना हो, बट हम हर एक चीज फैक्टफुल बताएंगे। उनकी चीजें ये बताएंगे कि सर ये गलत है, बट कितना गलत है, कितना में इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल। तो डील्स के दोनों तरह की चीजें हम देखते हैं, क्योंकि हम इस चीज को बड़े ही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। हमें लगता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जहां उन्हें पता है कि सब्जेक्टिव रिस्क है, फिर भी कर रहा है ना, क्योंकि उसके वो अच्छी चीजें देख रहा है। वही हम रियल एस्टेट में लेके आते हैं, सर सब्जेक्टिव रिस्क है, ये चीजें होंगी तो ऐसा जाएगा, बट ये चीजें अच्छी हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। और जब रियल एस्टेट में बिजनेस का जिक्र होता है, बिजनेस को जोड़ के रियल एस्टेट से देखा जाता है, तो वहां पर क्लाइंट की एक कारीगरी ये भी होती है कि वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो बायर्स हैं, उनको अच्छी चीजें बता दे,
और जो नेगेटिव है वो भी बता दे, उसके बाद खुद तय करे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव्स है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको आखिर क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं प्रताप जी जो बड़े चूजी होते हैं। अब प्रॉपर्टीज उन्होंने देख ली, 3 प्रॉपर्टीज देख ली, उसके बाद भी कि और आप दिखा दीजिए, आप थोड़ा और दिखा दीजिए। तो ऐसे क्लाइंट्स को आप कैसे डील करते हैं? नहीं सर, मेरा तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। हाँ, मैं बड़ा ही इंस्पायर हूँ। जो आप किसी साड़ी वाले की दुकान पे जाते हो ना, बिल्कुल तो 500 साड़ी खोलता है और एक लेडी उसे मना करके 2 मिनट में आ जाती है। हाँ बिल्कुल। तो सेल्समैन के अंदर पेशेंस होना तो मस्ट है। क्लाइंट आएगा, उसका राइट है वो 50 प्रॉपर्टी देखना चाहिए, 50 प्रॉपर्टी देखे, हर तरीके की बात करे, कि बहुत ही वैल्यूबल मनी वो अपनी लगा रहा है। तो उसमें सेल्समैन के फेस पे सिकन भी नहीं आनी चाहिए, बड़ा ही हैप्पी फेस के साथ चीजें दिखानी चाहिए। उसमें जो चीज समझ में आए उन चीजों को करो, उन्हें चीजें दिखाओ, उन चीजों को दिलाओ। क्योंकि अगर हम जबरदस्ती भी किसी इंसानों को चीज देते हैं ना, तो छोटा मोटा टोकन आता है सर, वो प्रॉपर्टी कभी, या वो डील कभी मैच्योर नहीं होती। अब कोई फायदा तो है नहीं कि 5-7 लाख रुपए किससे लेके सर में दर्द रखना। जितना अच्छा ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेंगे उतना अच्छा काम करेंगे। और आज के टाइम में वर्ड ऑफ माउथ से बहुत अच्छा बिजनेस आता है सर। मैंने काम किया है, मैंने एक कंपनीज के अंदर 50-55 प्रॉपर्टीज बेची है। पहला मुझे एक क्लाइंट मिला, उससे अच्छी प्रॉपर्टी दी, उसने अपने सारे ग्राहक को बता दिया। आप आज इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी इतनी ज्यादा बिजी शेड्यूल है, मुझे नहीं लगता आप किसी कॉल पे बात कर पाओगे प्रॉपर्टी वाले से। पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने 4 कलीग से जरूर बात कर लोगे। और वहीं आपको कोई नंबर दे दे कि यार इस बंदे से बात करिए, बहुत अच्छा है, तो फिर आप टाइम निकाल के एक दिन कॉल करे, खुद आओगे, यार मुझे फला आदमी ने आपका रेफरेंस दिया है, आप मुझसे मिलिए। फिर नीड आपकी होगी और उस नीड को फुलफिल करने में बड़ा मजा है सर। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एडवाइजर के रूप में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। अब ऐसे में बात अगर प्रांशु इंफ्रा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को लेकर करें, जो आपकी कंपनी है, आने वाले 5 से 10 साल का मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे ही चढ़ी जाती है। और आने वाले 5 से 10 साल में इसके ग्रोथ को लेकर क्या डायरेक्शंस हैं सर, और आप किस तरीके से प्लान करके बैठे हैं कि मुझे अपने फर्म को यहाँ से यहाँ पर लेकर जाना है आपके मन में? क्योंकि किसी भी रूट पर चलने से पहले, कोई भी रास्ता अगर हमें अपने लिए खुद बनाना है, तो वो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में तैयार करना पड़ता है। सर जैसे मैंने बताया, जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे बहुत सारी कमियां कंपनीज में लगी। जब मैं एमबीए कर रहा तब भी मैंने बहुत सारी चीजें लोगों की नोटिस करी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब कॉलेज के अंदर कोई भी रियल एस्टेट कंपनी बच्चों को हायरिंग के लिए जाती है, तो उसमें वही बच्चा इंटरव्यू देने के लिए बैठता है कि कहीं प्लेसमेंट ना हो रहा हो। ये एक मिथ है, इस तरीके की मेंटालिटी है। और जो मेजर अच्छे बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि यार मुझे ना एमएनसी कंपनी के अंदर बैठना है, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो हमारा जो ग्रोथ है वो यही है कि अगले 10 साल नहीं, विद इन 5 years हमारी कंपनी एक एमएनसी कंपनी होगी। हमारी ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी होंगी, दुबई में भी हो, कनाडा में, सिंगापुर में, 3 जगह का हमारा विचार है। जहां मेरे दोस्त काम कर भी रहे हैं, उनके साथ टाइप्स हैं, वो चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे पूरे सीख चुके होंगे, उनके साथ मिलकर वहाँ काम करने का विचार है। मैं बात करूँ इंडिया में, तो हमने शुरुआत कर दी है रामनगर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ हमारी कंपनी का इनॉग्रेशन है 27 अक्टूबर को। हमारी 2nd ब्रांच है। उसके बाद अपकमिंग ब्रांच हमारी फरीदाबाद में होगी टिल मार्च। तो 2 ब्रांच हमारी ऑलरेडी प्लान है। बिल्कुल, तो ग्रोथ के चांसेस पूरे हैं, आगे बढ़े हुए हैं। एक और बात मेरे को प्रताप सिंह जी अलावत साहब आपकी ये लगी कि आपने जैसा कि अभी एग्जांपल दिया कि बच्चे जब जिनके पास प्लेसमेंट नहीं होती वो रियल एस्टेट में जाते हैं, और सबसे पहली चॉइस एमएनसी रहती है किसी भी बच्चे की। लेकिन अपनी कंपनी शुरू करने के बाद नेशनल लेवल के साथ साथ उसके ब्रांचेस को इस तरीके से डिफ्यूज करना पूरी दुनिया में कि आपकी ही कंपनी आने वाले समय में एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जानी जाए, एक कंपनी के नाम से जानी जाए, ये जज्बा बहुत कम देखने को मिलता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से तरक्की भी करे, और जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं सर, एक लास्ट एडवाइस जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकता है। आपकी जो स्टडी है वो मैटर नहीं करती। अगर आप एक हार्ड वर्किंग और अच्छे इंटेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट के अंदर आना चाहिए। आलसी लोग जो हार्ड वर्क नहीं कर सकते उनके लिए रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं बना है। और अगर कोई भी हार्ड वर्किंग है, पैसा कमाना चाहता है और अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, उसे रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहिए। आप लोगों के लिए प्रांशु इंफ्रा एडवाइजर्स के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आइए, मिलिए, इंटरव्यू दीजिए, हम अच्छा गाइड करेंगे और रियल एस्टेट में आपकी अच्छी ग्रोथ लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अलावत जी, आप आए और साथ ही आपने एडवाइस दी, अपने काम के बारे में बताया, और हमने करीब से जाना कि रियल एस्टेट सेक्टर आखिर क्या है। इसमें जब कोई क्लाइंट आपको एडवाइस देता है तो उसके मायने आखिर क्या होते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आप एडवाइस लेने के लिए पहुंच सकते हैं सीधा
प्रांशीय इंफ्रा एडवाइजर्स के पास आपको मिलेंगे प्रताप सिंह अलावत जी, आपको एडवाइस भी करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।